फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का राइज हुआ। इस कारण से ब्रिटिश मर्चेंट का एक्सपोर्ट फ्रांस में और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में घट गया। तो वहां के ट्रेडर्स ने ये डिमांड करी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को अब ये करना चाहिए कि जो मोनोपोली उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी भारत में ट्रेड करने के लिए, उसको अबॉलिश कर दिया जाए। पहले क्या होता था कि कोई भी सामान ब्रिटेन से भारत में आना है तो वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए ही आएगा। इस मोनोपोली को अब एबॉलिश कर दिया गया। मतलब कि अब कोई भी ब्रिटिश मर्चेंट भारत में ट्रेड आकर के कर सकता था एक लाइसेंस पा करके। मगर दो चीजें ध्यान में रखी गई। पहला कि चाय में अगर ट्रेड करना हो तो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करता और चाइना के साथ ट्रेड भी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही होता। ये बात भी कही गई कि कंपनी ने जो भी एरिया भारत में होल्ड कर रखा है, टेरिटरी होल्ड कर रखी है, उस पर ब्रिटिश क्राउन का सोवरेनिटी होगा। मतलब कि दो मेन काम किए गए। फॉर्मली ये डिक्लेयर कर दिया गया कि अब ब्रिटिश क्राउन का सोवरेनिटी है, उसी का अधिकार है भारतीय टेरिटरी पर। और दूसरा, सभी ब्रिटिश मर्चेंट भारत में अब ट्रेड कर सकते हैं। और हर 20 साल की भांति इस साल भी 20 साल के लिए चार्टर उसका रिन्यू कर दिया गया। क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ किया गया कि भारत में आकर के वो प्रीच कर सकते हैं, यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर सकते हैं। 1 लाख एनुअली रिजर्व किया गया भारत में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। मतलब कि स्टेट स्पॉन्सर्ड वेस्टर्न एजुकेशन का फाउंडेशन रखा गया। ये कहा गया कि ब्रिटिश टेरिटरी पर क्राउन की सोवरेनिटी होगी। इस एक्ट का पहला सिग्निफिकेंस ये है कि अब स्टेट की जिम्मेदारी रही भारत में एजुकेशन को स्प्रेड करने की। इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म, फ्री ट्रेड की शुरुआत हुई। क्रिश्चियन मिशनरी के साथ साथ वेस्टर्न आइडियाज की भी एंट्री शुरू हुई, क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन स्प्रेड किया जाने लग गया।